हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को ऑडिट्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इस वीडियो में मैं कवर करूँगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे, लाइक फ्रिक्वेंसी क्या है ऑडिट्स की, प्रायोरिटी एरियाज़ क्या होते हैं, प्लानिंग कैसे करनी ऑडिट की, ठीक है, और आप ये ऑडिट कब करेंगे, क्या चीज़ें आप ऑडिट में इंक्लूड करेंगे, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है ऑडिट्स करने के बाद। ठीक है, तो गाइज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे काम को, मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जाके एक बार ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज़रूर चेक कर लीजिए। कुछ मेंबरशिप के पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, अगर आपको ठीक लगते हैं तो आप उसको ले भी सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना शुरू करती हूँ। देखिए, जो ऑडिट्स हैं बेसिकली वो कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे कंडक्ट किए जाते हैं। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, एक शेड्यूल होता है। जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऑडिट आज आपने किया है, कल कोई फिर से ऑडिट करते हैं, परसों हम डिसाइड कर लें कि आज किसी और डिपार्टमेंट को ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो ये ऑडिट इस तरीके से नहीं होती है। इन ऑडिट्स की फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, और इसकी कोई प्लानिंग होती है। तो बेसिकली जो ऑडिट्स हैं वो आपके रेगुलर इंटरवल्स पे कंडक्ट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करनी होती है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंटरनल ऑडिट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके कुछ प्रायोरिटाइज एरिया होने चाहिए, और सबसे अच्छा रेफरेंस मैं आपको बताऊँगी कि आप जब इंडिकेटर के गो थ्रू होते हैं वहाँ से ही आपको काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि आपने प्रायोरिटी बेसिस पे किसको रखना है, कौन से डिपार्टमेंट को आप इंटरनल ऑडिटिंग सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। ये जस्ट मैंने आपको एक रेफरेंस बताई है। ठीक है, वैसे तो सारे डिपार्टमेंट आप कवर करेंगे, बट जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं वो आपके आईसीयू हो जाएंगे। ठीक है, आईसीयू का आप ऑडिट करेंगे, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप खुद सोचिए, एचआर का इम्पॉर्टेंट है कि आईसीयू का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना? तो ये आपको इंडिकेटर से भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपके प्रायोरिटी एरियाज़ कौन से हैं, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एक और मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, वो भी प्रायोरिटी पे आपने उनका भी, उनके पैरामीटर्स को भी जैसे आइडेंटिफाई करना है, और ये आइडेंटिफिकेशन जो है वो आपको स्टैंडर्ड्स के थ्रू ही होगी। ठीक है, तो जैसे आपने हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, अब ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आप देखेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल आपने कहाँ कहाँ देखना है। इन्फेक्शन कंट्रोल हॉस्पिटल का पूरे डिपार्टमेंट्स में आ जाता है। आपका आईसीयू भी आएगा, आपका ओटी भी आएगा, सीएसएसडी भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। आप इनकी भी आप प्रायोरिटी सेट करेंगे कि सबसे पहले मैंने आईसीयू देखना है कि ओटी देखना है, राइट? तो आपके कुछ प्रायोरिटी एरिया हैं। रेफरेंस मैंने आपको बताई है कि आप इंडिकेटर्स में से चेक कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि सबसे पहले आपने आईसीयू चेक करना है, जैसे मैंने अभी आपको एचआर का एग्जाम्पल दिया, तो उस तरीके से आपको भी पता है कि आपने प्रायोरिटी में कौन सी चीज़ें आगे रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने प्लानिंग कैसे करनी है ऑडिट की, और ऑडिट में क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। बट सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी प्लानिंग कैसे करनी है। अब देखिए, इंटरनल ऑडिट को प्लान करने के लिए मैंने अभी जो स्टार्टिंग में बताया, एक आपकी फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, तो 6 मंथ में आप पूरे हॉस्पिटल का ऑडिट कीजिए, और ऑडिट करने में एटलीस्ट 8 घंटे तो आपको लग जाएंगे, क्योंकि आपने सारा हॉस्पिटल कवर करना है। अब ये हुई हमारे पूरे हॉस्पिटल की बात। ठीक है, अब हम एक एक डिपार्टमेंट को अगर सेट करें कि हमने एक डिपार्टमेंट का ऑडिट करना है, लेट्स सपोज आपने फार्मेसी का ही ऑडिट करना है, तो आप एक कैलेंडर बनाएंगे। ठीक है, उस कैलेंडर में आप डिपार्टमेंट्स लिखेंगे। मैं एक वीडियो और बताऊंगी जिसमें मैं आपको शेड्यूलिंग बताऊंगी इंटरनल ऑडिट कैसे करना है। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको बताती हूँ कि प्लानिंग आप किस तरीके से करेंगे। आप सारे डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी वाइज सेट कर लीजिए। ठीक है, और कैलेंडर उठाइए, उसमें से डेट्स देखिए और उसकी फ्रिक्वेंसी को सेट कीजिए। लेट्स सपोज 1 मंथ की फ्रिक्वेंसी अगर आपने ली है इंटरनल ऑडिटिंग की। ठीक है, अगर आपने इंटरनल ऑडिट करना है तो बिल्कुल आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है। अगर आपने एक्चुअल में, मैंने अभी आपको बताया कि ऑडिट्स जो है हम किस लिए, हमारा क्या होता है, ऑडिट का मीन्स क्या होता है कि हमने कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग तब होगी जब आप कुछ करेक्शन देंगे अपने काम में, कि आपने बेसिकली, ऑडिट्स का मतलब ही गैप एनालिसिस होता है। आप गैप को एनालाइज करके जब तक आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपके ऑडिट्स का कोई मतलब नहीं होता है। तो प्लानिंग में आप ये कर सकते हैं कि मंथली
या 2 मंथ्स के बाद आप ऑडिट प्लान कर लीजिए अपना, ठीक है, कि आज मैं फार्मेसी देख रहा हूँ तो कल मैं ओटी देखूँगा, परसों मैं आईसीयू देखूँगा, उसके बाद मैं एचआर का करूँगा, ठीक है। इस तरीके से आपने एक जो एक्सेल शीट प्रिपेयर करनी है उसके अंदर आप सारे ऑडिट्स डालेंगे, ठीक। और जो पूरा ऑडिट है उसमें बहुत टाइम लगता है, इसीलिए वो आप एक दिन जो है 6 मंथ में एक दिन ऐसा रख लीजिए जिसमें आप सारे डिपार्टमेंट में विजिट करके आप अपना इंटरनल ऑडिट करेंगे, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ इंटरनल ऑडिट करेगा कौन। अब इंटरनल ऑडिट जो है आपके मल्टी डिसिप्लिनरी जो टीम है, जो कमिटी है, उसका एक मेंबर करेगा, या पूरी टीम भी कर सकती है, ठीक है। अगर हमने जैसे टीम को डिवाइड कर दिया तो वो टीम भी कर सकती है, बट उस टीम के मेंबर्स को NABH के स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अब देखिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी वेरी करते हैं। अब सेकेंड एडिशन फॉलो करेंगे जो स्मॉल हेल्थ केयर की है, अभी तो फ़िलहाल थर्ड एडिशन आने वाली है, ठीक है। तो थर्ड एडिशन के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड्स कम हैं, अगर आप फिफ्थ एडिशन पे जाएंगे तो वो स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है जो आपका पर्सन होगा जो ऑडिट करेगा उसको NABH के स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ इंटरनल ऑडिटिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको स्टैंडर्ड्स के बारे में पता ही नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे इंटरनल ऑडिट की जो शीट है वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, जब आपने गैप एनालिसिस करनी है तो देखिए आपने सबसे पहले तो बुक के गो थ्रू होना है, बुक से बिल्कुल बाहर मत जाना, बिल्कुल भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा का सारा हॉस्पिटल इस बुक में है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड्स को समझिए, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को समझिए, उसको अपने ऑडिट्स में डालिए और डिपार्टमेंट वाइज स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर में कौन कौन से आपके टारगेट एरियाज़ हैं, ठीक है। आपके सेकंड चैप्टर में जो केयर ऑफ पेशेंट्स है उसमें टारगेट एरिया कौन से हैं, तो उसमें आप स्टैंडर्ड्स लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स लिखेंगे और उनके साइड में टारगेट एरियाज़ लिख लेंगे कि आपने टारगेट कहाँ करना है, कहाँ पे आप ये गैप एनालिसिस को करेंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा रेफरेंस जो आपके इंटरनल ऑडिटिंग के लिए है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी गाइड बुक है NABH की, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको उनके स्टैंडर्ड्स को खुद समझना होगा, उनके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट को समझना होगा और करेक्शन आपने कहाँ करना है, अगर कोई गैप आ जाता है तो वो चीज़ भी समझनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे जो इंटरनल ऑडिटर हैं वो बन सकते हैं, राइट। तो उसके बाद एक बार आपका इंटरनल ऑडिट हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपने फाइंडिंग्स ली हैं, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन की हैं, आप पूरी जो टीम है आपकी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है वो एक साथ बैठेगी, मिनट ऑफ मीटिंग करेगी और उसमें जहाँ पे भी आपके गैप है उसमें आप करेक्शन देने की और प्रिवेंशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन आपका हो गया, ठीक है। लेट्स सपोज आपका करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन आपने हर एक ऑब्जर्वेशन के पीछे दे दिया, राइट। उसके बाद आप उसको ही फॉलो अप करेंगे कि क्या आपने जो करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन दिए हैं वो आपके काम आ रहे हैं, आपकी क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है हर डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़, आप अपने काम को ऑडिट नहीं कर सकते, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको ऑडिट नहीं कर सकते हो, राइट। तो कुछ रिव्यूज़ के बारे में भी बताऊंगी कि अगर आप अपना ऑडिट नहीं कर पाओगे तो कौन करेगा, ठीक है। बट उससे पहले हम अपनी हायरार्की जान लेते हैं कि हमने क्या करना है। तो MRM हो गया, आपके करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन आपने डॉक्यूमेंट कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपने जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट करनी है, उसको वेरीफाई करना है, फॉलोअप करना है और उसको रिकॉर्ड करके रखना है, आपके फर्दर एनालिसिस में ये काम आएंगे, ठीक है। तो इनका रिकॉर्ड भी सेपरेटली मेंटेन करना है। तो गाइज़ ऑडिट जो है बेसिकली कुछ भी नहीं, आपके गैप एनालिसिस हैं, आपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपने ऑडिट्स को चलाना है, उसकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी है और रेगुलर इंटरवल्स पे करेंगे। तो ऑडिट्स भी हर तरीके के होते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने आपको इंटरनल ऑडिट के बारे में बताया है और आई थिंक इससे पहले मैं वीडियो ले चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको मेडिकल ऑडिट्स के बारे में भी बताया था, एक्टिव के बारे में बताया था, पैसिव के बारे में बताया था, और भी बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस ऑडिट होते हैं। तो मैं हर एक ऑडिट जो है आपको वीडियो के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बट अभी फ़िलहाल हम सीरीज़ के साथ चलें तो ज़्यादा बेटर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आपको बहुत सारी नॉलेज इस जो चैनल है उससे हो चुकी होगी। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें मेरी मोटिवेशन के लिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को भी पता चले कि हेल्थ केयर क्वालिटी कितनी वास्ट है और उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो देखिए क्वालिटी को आगे लेके जाना है तो इस चैनल को अपने ही तरीके से, अगर आपको लगता है कि इसमें ट्रेनिंग वीडियोस अच्छी हैं और आपके स्टाफ के काम आएंगी, तो उनसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में नॉलेज हो। तो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में, और अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो भी इस चैनल पे वीडियो आए वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो गाइज़ बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।